नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम हेपेटाइटिस ए और ई के बीच के उन ज़रूरी अंतरों और कुछ बेहद चौंकाने वाली सच्चाइयों को डिकोड करने वाले हैं, जिनके बारे में शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते भी नहीं। हमारी ये पूरी चर्चा हाल ही के क्लिनिकल डेटा और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस पर आधारित है। देखिए, अक्सर लोग इन दोनों वायरल इन्फेक्शंस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इनके फैलने के तरीके और शरीर पर इनका असर एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे इन वायरसों की बेसिक बातों को समझने से, फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, क्लिनिकल डेटा से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े देखेंगे, डाइट और रिकवरी के बारे में जानेंगे और आखिर में बात करेंगे इससे बचने की ग्लोबल रणनीतियों पर। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये दोनों वायरस हैं क्या और ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करते क्या हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब हमारी रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजें यानी हमारा खाना और पीने का पानी अचानक से हमारे लिवर पर एक बड़े वायरल हमले का जरिया बन जाएं। ये कोई मामूली सर्दी जुकाम नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे शरीर के सबसे अहम फिल्ट्रेशन सिस्टम पर एक जबरदस्त वार है। यहीं पर एक भारी भरकम मेडिकल टर्म सामने आता है, एंटेरिकली ट्रांसमिटेड हेपेटोट्रोपिक वायरस। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि हेपेटाइटिस ए और ई दोनों ही वायरस हमारे मुंह और पाचन तंत्र के रास्ते शरीर में एंट्री लेते हैं, और एक बार अंदर जाने के बाद इनका इकलौता टारगेट होता है हमारा लिवर, जहां ये तेजी से गंभीर सूजन पैदा कर देते हैं। अब एक बार जब ये वायरस लिवर में घुस जाते हैं तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। हमारे शरीर का ये सबसे अहम फिल्टर, जो जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और पाचन को सही रखता है, उसकी काम करने की क्षमता बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। और फिर शुरू होते हैं वो शारीरिक लक्षण जिनसे पूरी तरह उभरने में एक लंबा समय लग सकता है। अब आते हैं हेपेटाइटिस ए और ई की तुलना पर। वैसे तो दोनों ही वायरस आपको थका हुआ महसूस कराते हैं और पेट में दर्द जैसी एक जैसी परेशानियां देते हैं, लेकिन जब आप इनके फैलने के तरीके को करीब से देखते हैं तो कुछ बहुत ही अहम फर्क नजर आते हैं। सबसे बड़ा और अहम फर्क इनके फैलने के तरीके में है। हेपेटाइटिस ए बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस है, यानी ये एक संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बहुत आसानी से फैल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हेपेटाइटिस ई का फैलना काफ़ी हद तक इसके जीनोटाइप पर निर्भर करता है। जहां इसके कुछ रूप गंदे पानी से फैलते हैं, वहीं जीनोटाइप 3 और 4 जानवरों जैसे कि सूअर से इंसानों में आ सकते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए थाईलैंड की एक हालिया स्टडी का ये उदाहरण देखिए, जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। वहाँ के मशहूर हॉटपॉट डाइनिंग ट्रेडिशन में एक ही चॉपस्टिक से कच्चा सुअर का मांस और सीफूड दोनों खाए जाते हैं। इस छोटी सी सांस्कृतिक आदत की वजह से अनजाने में वायरस का क्रॉस कंटैमिनेशन हो जाता है और हेपेटाइटिस ई फैल जाता है। मतलब खतरा सिर्फ गंदे पानी में नहीं है, बल्कि डाइनिंग टेबल पर होने वाली छोटी छोटी चूकों में भी है। चलिए अब थोड़ा विज्ञान और आंकड़ों की बात करते हैं। थाईलैंड में ही 152 मरीजों के चार्ट रिव्यू पर आधारित एक स्टडी की गई, जो इन दोनों संक्रमणों के लक्षणों और उनके नतीजों के बीच एक बहुत ही साफ और चौंकाने वाला सांख्यिकीय अंतर दिखाती है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखें। एक बात जो साफ नजर आती है वो ये कि हेपेटाइटिस ई के मरीज आमतौर पर थोड़ी ज्यादा उम्र के होते हैं, लगभग 46 से 47 साल के आसपास। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और क्रॉनिक किडनी रोग जैसी अन्य गंभीर बीमारियां होने का रिस्क हेपेटाइटिस ए के मरीजों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। और जब बात शुरुआती लक्षणों की आती है तो ये डेटा और भी दिलचस्प हो जाता है। हेपेटाइटिस ए के 98%, जी हाँ 98% मरीजों में तेज बुखार एक प्रमुख लक्षण था, जबकि हेपेटाइटिस ई के मामले में ऐसा सिर्फ 38.5% मरीजों में देखा गया। पीलिया के मामले में भी हमें ऐसा ही एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। भले ही हेपेटाइटिस ए के लक्षण शुरुआत में बहुत डरावने लगे और बुखार भी ज्यादा आए, लेकिन डेटा बताता है कि हेपेटाइटिस ई से रिकवरी काफ़ी धीमी होती है। हेपेटाइटिस ई के मरीजों को औसतन 7 दिन अस्पताल में बिताने पड़ते हैं, जबकि ए वालों को सिर्फ 4 दिन। और तो और इनका पीलिया भी लंबे समय तक बना रहता है। तो कम शुरुआती लक्षणों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
अब सवाल ये है कि इससे उभरें कैसे, क्योंकि ये वायरस आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी खुद ब खुद ठीक होते हैं और इनका कोई फिक्स्ड एंटीवायरल इलाज तो है नहीं। तो सारी बात आकर टिक जाती है आपकी डाइट पर, कि आप अपने लिवर पर पड़ने वाले बोझ को कैसे कम करते हैं। रिकवरी के लिए एक आइडियल दिनचर्या कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। सुबह सुबह गर्म पानी और केले के साथ ओट्स का हल्का दलिया, दोपहर में मूंग दाल के साथ उबले हुए चावल और थोड़ा नारियल पानी, और रात में एकदम हल्का वेजिटेबल सूप और थोड़ा सा कम फैट वाला पनीर। इस तरह का बिल्कुल हल्का और आसानी से पचने वाला खाना शरीर को वो जरूरी ताकत देता है जिससे सेल्स की मरम्मत हो सके, वो भी बिना उस सूजे हुए लिवर पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। लेकिन जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या खाना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं खाना है। तली भुनी चीज़ें, मसालेदार खाना, पैकेट बंद स्नैक्स और शराब जैसी चीज़ों से तो बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लिवर की हीलिंग प्रोसेस को बेहद धीमा कर देते हैं और पेट की दिक्कतों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। भाई, लिवर पहले से ही कमज़ोर है, उसे और ओवरटाइम क्यों करवाना। अब जब हमने डाइट और पर्सनल रिकवरी की बात कर ली है, तो चलिए तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और ग्लोबल लेवल पर इसकी रोकथाम की रणनीतियों को समझते हैं। इन वायरसों को फैलने से रोकने के लिए हमें खास टीकों और सख्त साफ सफाई की जरूरत है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से 25%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर है जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में हेपेटाइटिस ई से संक्रमित हो जाती हैं। ये आंकड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है और ये बताता है कि कुछ खास लोगों के लिए ये वायरस कितना ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी खौफनाक स्थितियों से निपटने के लिए ही HEV-239 जैसी खास वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण सूडान के शरणार्थी शिविरों में फैले संकट के दौरान पहली बार इस वैक्सीन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए भी दुनिया भर में बच्चों और हाई रिस्क वाले वयस्कों को नियमित रूप से वैक्सीन दी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी दुनिया को इन वायरसों से बचाने का फॉर्मूला बहुत बेसिक लेकिन बेहद ज़रूरी चीज़ों पर टिका है, जैसे साफ पानी, सही तरीके से हाथ धोना और सीवेज का सही मैनेजमेंट। और हाँ, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ मिलने वाले अनजान पानी या बर्फ से तो बिल्कुल बचकर रहें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको एक बड़ी बीमारी से बचा सकती है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल जो हमारे और आपके जहन में आना चाहिए वो ये है कि अगर हमारी बेसिक साफ सफाई और रोजमर्रा का खाना ही हमारे लिवर को इतनी भयंकर सूजन से बचाने या ठीक करने की ताकत रखता है, तो क्या हम सच में हर दिन अपने इस बेहद जरूरी अंग की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम किसी वायरस के अटैक का इंतजार कर रहे हैं या हम पहले से अपनी ढाल तैयार रख रहे हैं? ये विश्लेषण सिर्फ कुछ मेडिकल फैक्ट्स के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी सेहत को कैसे तय करती हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।